चलो सीट ओपन करते हैं बेटा, ट्रांसफर की। चलो निकालो बच्चा, मैं कमेंट ओपन कर रहा हूं। स्टार्टिंग से ही कर लेते हैं ट्रांसफर में, जो भी डाउट किसी को हो तो बताओ। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 का सेक्शन ए शुरू से ही कर लेते हैं बच्चा, ज्यादा कुछ नहीं करना है इसलिए। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 का सेक्शन ए नहीं पूछना है किसी को? नहीं पूछना। 1 पार्ट 1 सेक्शन बी, 1 पार्ट 1 सेक्शन बी। हाँ बेटा, बताया नहीं था मैंने, बात सही है। हालांकि मैंने वहां बता दिया था स्टाफ को, टाइम टेबल वाले को, कि जो भी स्लॉट खाली हो इन्फॉर्म कर दो, है ना। मुझे तो इन्फॉर्म कर दिया, बच्चों को इन्फॉर्म ही नहीं किया। D5 होगा, देखो बच्चा। चलो D5 देखो, पार्ट 1 का D5 पूछना है। D5 D6, हाँ डिस्कशन ही होगा बच्चा, डिस्कशन ही होगा। देखो बेटा D5 में, D5 कहता है बेटा, द अर्थ रिसीव्स एट इट्स सरफेस रेडिएशन फ्रॉम द सन एट द रेट ऑफ 1400 वाट पर मीटर स्क्वायर, है ना बच्चा। अर्थ जो है एनर्जी रिसीव कर रही है 1400 वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चा। द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द सन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 1.5 इंटू 10 पावर 11। जो आर है बेटा, ये है 1.5 इंटू 10 पावर 11 मीटर। ठीक है। एंड द रेडियस ऑफ सन, सन का रेडियस, सन का रेडियस ये है बेटा 7 इंटू 10 पावर 8 मीटर, है ना बच्चा। अब कहता है ट्रीटिंग द सन एज ए ब्लैक बॉडी कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ सन। कहता है बेटा सन को ब्लैक बॉडी मान लो, है ना बेटा, तो सन का टेम्परेचर क्या होगा। ठीक है बच्चों, देखो बेटा, ये मान लिया हमने सन। ठीक है बेटा, ये सन जो है अपने चारों तरफ एनर्जी इमिट किया, है ना बेटा। ये कितना इमिट किया, Q। तो कहोगे Q इज इक्वल टू E सिग्मा A T पावर 4, है ना बच्चा। E क्या, ब्लैक बॉडी बेटा, तो ब्लैक बॉडी के लिए हो गया बेटा ये 1। तो क्या लिख दोगे इसको, सिग्मा और एरिया, इसका एरिया ये हो गया बेटा 4 पाई रेडियस ऑफ सन का स्क्वायर इंटू टेम्परेचर ऑफ सन टू दी पावर 4। ठीक है बच्चा। अब देखो बेटा हमारा ये अर्थ, अर्थ का सरफेस, है ना बेटा। तो देखो बेटा यहां से जो रेडिएशन चारों तरफ निकला, वो अभी एनर्जी, ये पूरी एनर्जी इस एरिया में है ना बच्चा। आगे बढ़ेगा, ये एनर्जी इस एरिया में आएगा, है ना बेटा, फिर एनर्जी इस एरिया में आएगा। ठीक है बच्चा। और जब ये रेडिएशन तुम कहोगे अर्थ के पास पहुंच गया बेटा, इसका मतलब इस एरिया में आ गया एनर्जी। बोलो बेटा, एनर्जी हमारा इस एरिया में आ गया, यही वाला, है ना बेटा। तो ये एनर्जी अगर इस पूरे एरिया में है, तो फिर यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर में कितना एरिया है ना। इस 1 मीटर स्क्वायर में कितना एनर्जी पहुंचा बेटा यहाँ पे, तो कहोगे यहाँ पे एनर्जी पहुंचनी चाहिए Q अपॉन 4 पाई R स्क्वायर। बोलो बच्चा, बात समझा, है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई रेडियस ऑफ सन स्क्वायर टेम्परेचर ऑफ सन पावर 4 बाई 4 पाई R स्क्वायर। 4 पाई कट गया, ई हमारा दिया है बेटा 1400, सिग्मा की वैल्यू 17/3 10 पावर -8, रेडियस ऑफ सन का स्क्वायर ये हो गया बेटा 7 इंटू 10 पावर 8 का
स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए आर स्क्वायर, ये बेटा 1.5 10⁻11 का स्क्वायर इंटू टेम्परेचर ऑफ सन का पावर 4। अब यहां से सन का टेम्परेचर निकाल लो बच्चा, ठीक है। हाँ बेटा कर देंगे, अपलोड कर देंगे, ओके। आगे चलो, D4 कैपेसिटर्स जहां तक हो चुका है बेटा वहीं तक आएगा, है ना। हल्का फुल्का सीरीज पैरेलल की कॉम्बिनेशन का एप्लीकेशन, हल्का फुल्का, ज्यादा नहीं। देखो बच्चा, D4 पूछना है किसी को? हाँ डिस्कशन ही होगा बेटा आज। D4 देखो, क्वेश्चन नंबर D4, देख बेटा D4 में कहता है द टेम्परेचर ऑफ ए हॉट लिक्विड इन ए कंटेनर ऑफ नेग्लिजिबल हीट कैपेसिटी फॉल्स एट द रेट ऑफ 3 केल्विन पर मिनट। कहता है बेटा एक लिक्विड मान लो, लिक्विड का टेम्परेचर फॉल कर रहा है 3 केल्विन पर मिनट, ठीक है बेटा। ड्यू टू हीट इमिशन टू द सराउंडिंग जस्ट बिफोर इट बिगिंस टू सॉलिडिफाई। कहता है बेटा सॉलिड होने से जस्ट पहले, है ना, फ्रीज करने से जस्ट पहले टेम्परेचर ऑफ देन रिमेन्स कांस्टेंट फॉर 30 मिनट, फिर 30 मिनट तक उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। बाय द टाइम द लिक्विड हैज ऑल सॉलिडिफाइज, फाइंड द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द लिक्विड टू द स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है बच्चा, सुनना ध्यान से। अब ये बॉडी बेटा फ्रीज करने वाला है ना बच्चा, तो बॉडी अगर फ्रीज करने वाला है बेटा, इसका मतलब बॉडी का टेम्परेचर अब हो जाएगा कांस्टेंट, सराउंडिंग का भी टेम्परेचर कांस्टेंट, है ना बच्चा। बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट, सराउंडिंग का भी कांस्टेंट, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये भी हमारा कांस्टेंट रहेगा। बोलो बच्चा, बात समझा ना। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ हीट लॉ, रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, है ना बच्चा। अब क्या लिखोगे देखो, अब लिखोगे अगर बेटा ये रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर कांस्टेंट है बच्चा, इसका मतलब रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट क्या लिखोगे बेटा? Q, Q इज इक्वल टू dQ अपॉन dt, एंड dQ इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा ms dt बाई dt। बोलो बेटा dQ बराबर ms dt, माइनस इसलिए कि ठंडा हो रहा है ना बच्चा, तो इक्वल टू ms, और ये पुट कर दिए यहां से हम लोग 3। ठीक है बेटा, पर मिनट था ना, ये पर मिनट था। अब देखो बेटा कहता है इसी रेट से लगातार 30 मिनट तक लॉस करने बाद वो फ्रीज कर गया, इसका मतलब Q इंटू 30 मिनट शुड बी इक्वल टू पूरा फ्रीज कर गया, तो M इंटू L, है ना बच्चा। क्योंकि ये भी था पर मिनट में और ये भी टाइम मिनट में है, इसलिए मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, सेकंड में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा ms इंटू 3 इंटू 30 शुड बी इक्वल टू M इंटू L। देखो बेटा M कट गया तो S और L का रेशियो ये हो गया बेटा 1/90। ठीक है, आगे चलो। आगे चलो बेटा, और डी में और कोई डाउट? D6 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर D6 कहता है बेटा ए सॉलिड कॉपर स्फीयर डेंसिटी रो, स्पेसिफिक कैपेसिटी C and of radius r are at initial temperature 200 Kelvin is suspended inside a chamber whose walls are maintained at 0 Kelvin. Calculate the time required for the temperature of the sphere to drop to 100 Kelvin. देख बेटा कहता है चैम्बर मान लो, ये चैम्बर हमारा बेटा 0 केल्विन पे, इसमें ये बॉडी है, ये बॉडी हमारा है बेटा 200 केल्विन पे, तो कहता है 200 केल्विन से 100 केल्विन पहुंचने में टाइम कितना लगेगा, है ना बच्चा।
एज्यूम स्फीयर एज ए ब्लैक बॉडी, तो देख बेटा ये 0 केल्विन, ये 200 केल्विन, 100 केल्विन, मतलब बेटा टेम्परेचर का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। अगर ये टेम्परेचर का डिफरेंस बेटा बहुत ज्यादा है, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, है ना बच्चा। तो फिर यहां से रेट ऑफ हीट लॉस क्या कहोगे, रेट ऑफ हीट लॉस हो जाएगा बेटा ई क्यू इक्वल टू ई सिग्मा ए टी पावर 4 माइनस ई नॉट पावर 4, है ना बच्चा। और ये क्यू की वजह से क्या होगा बेटा, एनर्जी लॉस। एनर्जी लॉस तो दिस क्यू इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, है ना बच्चा। ये हो जाएगा माइनस एम एस डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू, ब्लैक बॉडी मानना है तो ई इज इक्वल टू 1 सिग्मा एरिया टी पावर 4, ठीक है बच्चा। एरिया पुट कर लो, ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर टी पावर 4, ये हो गया बेटा माइनस डी टी बाई टी पावर 4 माइनस डी टी बाई टी पावर 4 इज इक्वल टू 4 पाई सिग्मा आर स्क्वायर बाई एम एस इंटू डी टी, इंटीग्रेशन बच्चा ये हो जाएगा 0 से टी और ये हो जाएगा बेटा 200 से 100, ठीक है, समझ गए। अब कहता है बेटा E1 देखो, क्वेश्चन नंबर E1, क्वेश्चन नंबर E1 कहता है बेटा कि ए लिक्विड कूल्स फ्रॉम 70 डिग्री सेंटीग्रेड टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड इन 5 मिनट। देख बच्चा कहता है 70 डिग्री सेंटीग्रेड से 60 डिग्री सेंटीग्रेड और ये टाइम बेटा 5 मिनट। फाइंड द टाइम इन विच इट विल फर्दर कूल, और ठंडा हो जाएगा 250 डिग्री सेंटीग्रेड। 60 डिग्री सेंटीग्रेड से बेटा 50 डिग्री सेंटीग्रेड होने में टाइम कितना लगेगा। इफ सराउंडिंग इज हेल्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री सेंटीग्रेड, कहता है बेटा सराउंडिंग का टेम्परेचर ये हमारा कंफर्म है कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही रहेगा बच्चा, है ना, ठीक है। तो देखो बेटा इसमें चूंकि सवाल ही है ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का, है ना, तो इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से ही बनाओ, है ना। इस तरह क्वेश्चन मैंने कराया तुमको था क्लास में, कहा था मैंने बेटा माइनस डी टी अपॉन डी टी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, है ना बच्चा। माइनस डी टी अपॉन डी टी इस वाले चेंज के लिए कितना हो जाएगा बेटा, ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइड बाई 5 मिनट इज इक्वल टू कांस्टेंट के ऑफ टी माइनस टी नॉट। तो बेटा टी माइनस टी नॉट कितना हो गया, देखो इसका टेम्परेचर 60, 70, 60 वेरी किया ना, तो इस केस में मैंने क्या कहा था बेटा, इन दोनों का एवरेज कर लेना। इसका मतलब 70 प्लस 60 डिवाइड बाई 2 माइनस ऑफ सराउंडिंग का टेम्परेचर 30 हो गया बच्चा, है ना। इक्वेशन नंबर 1। अब यहां से लेके यहां तक बेटा ये हो जाएगा 10 बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के 60 प्लस 50, 60 प्लस 50 डिवाइड बाई 2 माइनस 30, इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 को डिवाइड कर लो, टी निकल जाएगा बच्चा, ठीक है। D5 हो चुका है बेटा, पार्ट 2 में आ जाओ। पार्ट 2 में सेक्शन ए हो चुका है तुम लोग का ना। कुशागर को पूछना है पार्ट 2 में C3। पार्ट 2 में देखो बेटा C3 नंबर क्वेश्चन, देखो बेटा पार्ट 2 का C3। तो पार्ट 2 का C3 कहता है बेटा 3 सेपरेट सेगमेंट्स of equal area A1, A2, A3 are shown in the energy distribution curve of black body radiation. If N1, N2, N3 are the number of photons per unit time corresponding to each area segment respectively, तो क्या होगा, देखो बेटा D5 में 4 पाई आर स्क्वायर से डिवाइड क्यों किया बेटा, इंटेंसिटी निकाला ना मैंने, है ना बेटा। एनर्जी इमिसिव पावर क्या होता है, एनर्जी पावर पर यूनिट एरिया,
पावर पर यूनिट एरिया। तो जो एनर्जी फैल रही है अर्थ के पास, जो एनर्जी पहुंची ये पूरा स्फीयर में पहुंचा। हमने क्या किया, 1 मीटर स्क्वायर का निकालने के लिए 4 पूरे एरिया से डिवाइड कर लिया। देखो पहले पहले देखते हैं बेटा C3, फिर बता देंगे C1 भी। देखो बेटा सवाल में कहा है C3 में कि इक्वल एरिया है ना बेटा, इक्वल एरिया बोल रहा है बेटा ये, है ना, कहता है बेटा इक्वल एरिया। तो देख बेटा अगर इक्वल एरिया है ना, इसका मतलब क्या हो गया, इक्वल एरिया का मतलब हो गया बेटा इक्वल इमिसिव पावर। बोल बेटा है कि नहीं, इक्वल इमिसिव पावर। अब देख बेटा इक्वल इमिसिव पावर है तो इमिसिव पावर क्या एनर्जी है, तो कहोगे ना 1/a इंटू dq/dt। बोल बेटा एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, है ना बेटा। एक फोटोन की एनर्जी होती है बेटा hc/λ, है ना, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/a इंटू n इंटू hc/λ डिवाइड बाई dt। ठीक है बच्चा, तो क्या दिख रहा है बेटा ये n इंटू लैम्डा, ये सबका इक्वल है n लैम्डा, इसका मतलब n लैम्डा सबके लिए सेम है ना बच्चा। मतलब लैम्डा जिसका ज्यादा है उसका n कम होगा, ज्यादा लैम्डा वाले का बेटा n कम होगा। तो ज्यादा लैम्डा किस में है बेटा, बाद वाले में ना, इसका मतलब सबसे कम लैम्डा वाले का सबसे ज्यादा नंबर होगा। तो क्या होगा, A1 वाले में नंबर सबसे ज्यादा, उसके बाद A2 में, उसके बाद A3 में। ठीक है, C1 देखो, C1 देखा जाए बेटा, क्वेश्चन नंबर C1 कहता है बेटा ए मेटालिक स्फीयर हैविंग रेडियस 0.08 मीटर एंड मास 10 किलोग्राम। रेडियस बेटा 0.08 मीटर, मास जो है बेटा ये है 10 किलोग्राम, इज हीटेड टू ए टेम्परेचर ऑफ 227 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको हीट कर दिया एट टेम्परेचर 500 केल्विन and suspended inside a box whose walls are at temperature 27 degree centigrade। मतलब सराउंडिंग का टेम्परेचर हो गया बेटा 300 केल्विन। द मैक्सिमम रेट एट विच टेम्परेचर विल फॉल इज, कितने रेट से टेम्परेचर फॉल करेगा, अधिक से अधिक कितना रेट होगा। तो क्या लिखोगे, लिखोगे Q इज इक्वल टू E सिग्मा A T पावर 4 माइनस E0 पावर 4। बोलो बच्चा, ठीक है, टेक E इक्वल टू 1, क्वेश्चन में लिखा है बेटा ये, है ना। और ये Q क्या है, ये Q बेटा है dq/dt, है ना बच्चा। तो dq/dt से हीट लॉस करने पे ये हो जाएगा बेटा माइनस ms dt/dt इक्वल टू सिग्मा A T पावर 4 माइनस E0 पावर 4। इसका मतलब माइनस dt/dt इक्वल टू सिग्मा A बाई ms इंटू टी पावर 4 माइनस E0 पावर 4। ठीक है बच्चा, ये जो हमारा टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है बेटा, ये टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है और ये टेम्परेचर वेरिएबल है ना बच्चा। तो अगर तेरे को ये मैक्सिमम करना है तो ये इनिशियल करना पड़ेगा, ठीक है ना। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इनवैलिड क्यों हो गया, क्योंकि बेटा टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये इनिशियल पुट कर देना वैल्यूज और कैलकुलेट करो, सब कुछ दिया हुआ है बेटा इसमें। ठीक है, एरिया को रिलेट कैसे किया, कुशाग्र को पूछना है। कुशाग्र हैंड रेज करो, कुशाग्र हैंड रेज करो। बोलो कुशाग्र। यस सर, ये C3 वाले क्वेश्चन में एरिया तो हाँ आपने इमेसिव पावर कैसे लिख दिया। अच्छा बता, जो वाई एक्स तो क्या है बेटा, वाई एक्सिस पर एक पर्टिकुलर लैम्डा पर कितनी एनर्जी वो करता है। स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर ना बच्चा, हाँ। स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर ना। यस सर। अब बताओ स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर का अगर लैम्डा से इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आता है,
लैम्डा से इंटीग्रेट करने पर। टोटल इमिसिव पावर आता है ना बच्चा? हाँ यस सर। तो टोटल इमिसिव पावर इन दैट पार्टिकुलर एरिया। अच्छा हाँ हाँ यस सर, समझ? समझ में आ गया। ओके। हाँ डिस्कशन ही होगा बेटा आज। C2 और D2। देख बेटा C2 कहता है बेटा, C2 कहता है बेटा, C2 देखो कि a solid spherical body of radius r has a uniform mass distribution in free space. It emits power P and rate of cooling is r. तो क्या होगा बच्चा? तो देखो रेट ऑफ कूलिंग और पावर का संबंध निकालना हम लोग का बेटा। तो क्या लिखोगे? पावर जो है वो तो Q है। कितना है Q? तो कहोगे सिग्मा A T पावर 4 है ना बच्चा? ठीक है, सिग्मा T पावर 4। ठीक, अब क्या कहोगे इसको? इसको कहोगे माइनस MS dt बाई dt इक्वल टू सिग्मा A T पावर 4 है ना बच्चा? और यही ना पावर P हमारा है। तो क्या कहोगे? P इक्वल टू, कैसे कहो, माइनस dt अपॉन dt इक्वल टू, इसकी बात करो तो कहोगे P अपॉन MS। यही हमारा है बेटा रेट ऑफ कूलिंग, है ना? और अगर इसकी बात करते हो तो कहोगे बेटा कि माइनस dt अपॉन dt इक्वल टू सिग्मा ए बाई MS T पावर 4 है ना बेटा? यही हमारा क्या है? R। ठीक है बेटा? तो कहता है सवाल में कि देन क्या होगा इसमें? रेट ऑफ कूलिंग R है ना बेटा? तो क्या एरिया यहाँ पे आया ना बेटा? एरिया क्या होगा? प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है ना बच्चा? तो क्या कहोगे? पावर भी प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है बच्चा, और रेट ऑफ कूलिंग भी प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है कि नहीं? एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। यहां देखना बेटा, इक्वल टू माइनस सिग्मा इंटू एरिया क्या बेटा? 4 बाई R स्क्वायर। मास कितना बोलोगे? डेंसिटी इंटू 4 बाई 3 पाई R क्यूब इंटू ST पावर 4। इसका मतलब देखो प्रोपोर्शनल टू 1 बाई R है ना बेटा? तो पावर क्या है? प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, और रेट ऑफ कूलिंग है प्रोपोर्शनल टू 1 बाई R। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आना चाहिए? R इंटू P प्रोपोर्शनल टू R होना चाहिए ना बच्चा? बी ऑप्शन। एक बार चेक कर लो आंसर तो बेटा। C2 का आंसर चेक करो तो, ऑप्शन बी दिया है C2 का आंसर। C2 का आंसर भी है या नहीं? देखो बेटा एक बार। यस है, ठीक है। B1 चाहिए। देखो बेटा B1 में, देखो बेटा B1 में, B1 कहता है बेटा, B1 कहता है बेटा कि हीट फ्लोज रेडियली आउटवर्ड थ्रू ए स्फेरिकल सेल ऑफ आउटसाइड रेडियस R2 इनर रेडियस R1 है ना बच्चा? ऐसा इनर रेडियस R1, outer radius R2. The temperature of the inner surface of cell is θ1। अंदर का टेम्परेचर बेटा θ1 और बाहर का टेम्परेचर θ2। The radial distance from the center of the cell where temperature is just halfway between θ1 and θ2। देख बेटा कहता है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में एक ऐसा रेडियस बताओ, एक ऐसा रेडियस बताओ जहां का टेम्परेचर थीटा जो होना चाहिए वो θ1 प्लस θ2 बाई 2 होना चाहिए। ठीक है बेटा? तो देख दो, अगर इनका और यहां से यहां की बात करनी है और यहां से यहां की बात करनी है ना बेटा? सुनना ध्यान से। तो देखो इस स्फेरिकल वाले केस में, इस स्फेरिकल वाले केस में थर्मल रेजिस्टेंस क्या बोलते हो? इस स्फेरिकल वाले केस में बेटा थर्मल रेजिस्टेंस होता है ना 4 पाई के R1 R2 बाई, नहीं उल्टा बोल दिया,
ये होता है R2 माइनस R1 बाई 4 पाई के R1 R2। बोलो बेटा, स्फेरिकल के केस में बेटा ऐसे ही होता है ना थर्मल रेजिस्टेंस, है ना बेटा? ठीक है, अब सुनो, अब कहोगे कि हमको यहां से यहां का हीट फ्लो रेट चाहिए, तो यहां से यहां का हीट फ्लो रेट क्या लिखोगे? लिखोगे Q इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस बाई थर्मल रेजिस्टेंस। तो हो गया θ1 माइनस θ2 डिवाइड बाई थर्मल रेजिस्टेंस। कितना हो गया बेटा? तो कहेंगे R2 माइनस R1, यहां से लेके यहां तक में R2 माइनस R1 डिवाइड बाई 4 पाई के R1 R2। ठीक है बेटा, शुड बी इक्वल टू, यहां से यहां का लिखो, तो यहां से यहां के लिए क्या लिख दोगे? यहां का टेम्परेचर θ1 माइनस इसका टेम्परेचर, क्वेश्चन में लिखा है θ1 प्लस θ2 बाई 2 डिवाइड बाई इसका थर्मल रेजिस्टेंस। कितना हो जाएगा बेटा? तो कहोगे R माइनस R1 डिवाइड बाई 4 पाई के R1। ठीक है बेटा, इस पूरे इक्वेशन में देखो सिर्फ R बेटा अननोन है, निकल जाएगा R। ठीक है, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 8। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 8 और 6 भी, 6, 7, 8। देखो बेटा 6 में क्वेश्चन नंबर 6 2 पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 6 कहता है बेटा द एंड ऑफ ए मीटर स्टिक आर मेंटेन्ड एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड। द एंड्स ऑफ मीटर स्टिक का मतलब हो गया बेटा 1 मीटर लंबाई। इस 1 मीटर लंबाई में इधर हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड और इधर हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है बच्चा, वन एंड ऑफ ए रॉड is maintained at 25 degree centigrade. Where should this other end be touched on the meter stick so that there is no heat current in the rod? कहता है बेटा एक और रॉड लो, तुम्हारे पास एक और रॉड होना चाहिए कि इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो, है ना बच्चा? इसको कितनी दूरी पे कांटेक्ट लगाओगे ताकि इससे हीट फ्लो नहीं होना चाहिए? तो देखो बेटा इससे अगर हीट फ्लो नहीं हुआ इसका मतलब इसका टेम्परेचर भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड है ना? तो सही में सवाल तुमसे ये पूछा है कि किस पॉइंट पे लंबाई यहाँ टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो देखो बेटा यहाँ से हीट जो आएगा वो इसमें जाएगा, है ना? अब रेट ऑफ हीट फ्लो दोनों का बराबर कर दो तो निकल जाएगा बेटा x, है ना? कैसे करोगे? के ए 100 माइनस 25 बाई 1 माइनस एक्स इक्वल टू, यहां के लिए बेटा के ए 25 माइनस 0 बाई एक्स। सॉल्व कर लो एक्स की वैल्यू। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ो। हाँ 6 7 का आता 7 6 7 8 7 देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर 7 देखो बेटा 7 कहता है स्फेरिकल सॉलिड ब्लैक बॉडी, स्फेरिकल solid black body of radius r radiates power h and rate of cooling c. If density is constant then which of the following is r true? बता दिया बेटा, ये तो वही था पावर और रेट ऑफ कूलिंग वाला सिम से वाला। ये आया था ना, पावर क्या था? प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर और रेट ऑफ कूलिंग प्रोपोर्शनल टू 1/r। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है द अर्थ इज गेटिंग एनर्जी फ्रॉम द सन होज सरफेस टेम्परेचर इज Ts, है ना बेटा? कहता है अर्थ को एनर्जी मिल रही है सन से जिस सन के सरफेस का टेम्परेचर Ts है बेटा। ठीक है, एंड रेडियस r, और रेडियस है बेटा इसका r। लेट द रेडियस ऑफ अर्थ the small r, अर्थ का रेडियस स्मॉल r and distance from sun to be d,
ये दूरी हमारी हो गई d. Assuming that earth and the sun both behave as perfectly black bodies and the earth in thermal equilibrium at a constant temperature TE. अर्थ का टेम्परेचर TE. ठीक है बेटा. तो कहता है therefore टेम्परेचर TS of the sun is x into TE. इसका मतलब अर्थ का टेम्परेचर और सन के टेम्परेचर का रेशियो निकालना है बच्चा हमको. ठीक है. देख कैसे निकलेगा. ऐसे कहोगे बेटा कि यहां से एनर्जी इमिट हुई, यहां से एनर्जी कितनी इमिट हुई, तो कहोगे एनर्जी इमिट हुई सिग्मा इंटू एरिया इंटू टेम्परेचर ऑफ सन का पावर 4, है ना बेटा. इतना एनर्जी इमिट हुआ चारों तरफ. तो बेटा ये एनर्जी फैलता गया फैलता गया फैलता गया, है ना बेटा. जब इस वाले पॉइंट पे पहुंचा, इस वाले पॉइंट पे पहुंचा, है ना बेटा, तो इसके 1 मीटर स्क्वायर एरिया में कितनी एनर्जी आई, तो कहेंगे इसके 1 मीटर स्क्वायर में एनर्जी आई डिवाइड बाई 4 पाई डी स्क्वायर. बोलो बेटा पूरे स्फेयर में बेटा एनर्जी है क्यू, है ना, ये एनर्जी है. ठीक है बच्चा. तो यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में, 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में क्या कहेंगे, पूरे स्फेयर के एरिया से डिवाइड कर लो. ठीक है बच्चा. ठीक है. अब देखो इसके 1 मीटर स्क्वायर में इतना एरिया बेटा, तो देख बेटा अगर हम इसके सरफेस पे निकालें तो इसके सरफेस पे कितना एनर्जी गिरेगा, इतने ही में गिरेगा बच्चा, है ना. तो अगर हम इस वाले सरफेस की बात करें बच्चा, तो ये बात महसूस करो कि ये एरिया पे रेडिएशन हर जगह परपेंडिकुलर नहीं है बच्चा, है ना. जबकि इंटेंसिटी और पावर में कैसा होता है, इंटेंसिटी इंटू एरिया इक्वल टू पावर, और इंटेंसिटी में वही एरिया मल्टीप्लाई करते हैं जो परपेंडिकुलर हो, है ना बच्चा. तो ये एरिया परपेंडिकुलर नहीं है बच्चा, इसलिए हम ये वाला एरिया मल्टीप्लाई करेंगे. तो इंटू हो गया पाई इंटू आर स्क्वायर. ठीक है बच्चा. इतना पावर अर्थ पे गिरा और कहा था अर्थ को मान लो ब्लैक बॉडी, तो पूरा ऑब्जर्व कर लिया, है ना बच्चा. अब अर्थ अपनी एनर्जी इमिट करेगा, तो अपनी एनर्जी इमिट करेगा तो क्या लिखोगे, ये इमिट करने के लिए E सिग्मा इंटू एरिया 4 पाई आर स्क्वायर टेम्परेचर ऑफ अर्थ टू दी पावर 4. बात समझ में आई बच्चा. ठीक है. और अब कहता है अर्थ हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब जितना एनर्जी गेन किया उतना एनर्जी लॉस किया. ठीक है बच्चा. अब यहां से हमको TS और T का रेशियो निकालना है. ठीक है. आगे चलो. नहीं बेटा वो अलग था ना रे, वो तो पायर स्क्वायर से वहां तो 1 मीटर स्क्वायर पे ही निकालना था. उस वाले सवाल में C3 वाले में बस यहीं तक बात करनी थी, है ना. अर्थ पे कितना एनर्जी गिरा टोटल की बात नहीं करनी थी, पर मीटर स्क्वायर की बात करनी थी. 12 नंबर. हाँ बेटा डिस्कशन ही होगा. 4 नंबर ही पूछना है, 4 नंबर पूछना है सिद्धिका को. देखो 4 नंबर, देखो बेटा 4 नंबर में कहता है 2 models of window panes are made. In one model 2 identical glass panes of thickness 3 millimeter are separated with an air gap of 3 millimeter. The composite system is fixed in the window of a room. The other model consists of a single glass pane of thickness 6 millimeter. Temperature difference being the same as for the first model. The ratio of the heat flow for the double pane to that of the single pane कहता है बेटा, है ना. रेशियो ऑफ हीट फ्लो क्या होगा, देखते बच्चा. 4 नंबर के लिए क्या कहोगे, मॉडल 1 वाले में क्या होगा, रेजिस्टेंस R1 इक्वल टू 2 ग्लास और बीच में एयर, तो दोनों तीनों हो जाएगा बेटा सीरीज में. तो कैसे लिखोगे, रेजिस्टेंस ऑफ ग्लास प्लस रेजिस्टेंस ऑफ एयर एंड प्लस रेजिस्टेंस ऑफ ग्लास, है ना बच्चा. ठीक है. क्या हो जाएगा, सबका थिकनेस, सबका कंडक्टिविटी तुमको दिया हुआ है, एरिया को ए में ही छोड़ देना. ठीक है बच्चा. अब लेकिन मॉडल 2 में क्या कहोगे, मॉडल 2 में कहोगे R2 इक्वल टू, सिर्फ एक ही ग्लास है बेटा, मोटा ग्लास है, तो रेजिस्टेंस लिख दिया स्मॉल r, या R
जी ऑफ डैश, ठीक है बेटा। दोनों में हीट फ्लो रेट का रेशियो पूछा है बच्चा, इसका मतलब Q1 बाई Q2 है ना बेटा। क्या होता है हीट फ्लो रेट? टेम्परेचर डिफरेंस बाई रेजिस्टेंस, इसका मतलब ये हो जाएगा R2 बाई R1, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस हमारा सेम ही है, ठीक है। प्रोज्वल को पूछना है फर्स्ट। देखो बेटा फर्स्ट में दो आइडेंटिकल स्क्वायर रोड्स ऑफ मेटल्स आर वेल्डेड एज शोन इन द फिगर। सिंपल बेटा, पहला वाला सीरीज है और दूसरे वाला पैरेलल है ना। इसी टाइप का सवाल हो गया वो भी। और आगे बोलो। 12 और 13, हाँ 12 13 ठीक, याद आ गया मुझे। 10 भी पूछना है, 10 12 13। 10 नंबर देखो बेटा, 10 नंबर सवाल, क्वेश्चन नंबर 10। 10 कहता है बेटा द टेम्परेचर of body X and body Y varies with time as shown in the figure if the emissivity of the body X and Y are Ex and Ey and absorptive power Ax and Ay है ना बेटा। तो कहता है Ex Ey हमारा क्या है? एब्जॉर्प्टिविटी है ना बच्चा। और Ax Ay हमारा नहीं इमिसिविटी है। Ex Ey बेटा इमिसिविटी है और Ax Ay एब्जॉर्प्टिविटी है ना बच्चा। तो जिसका इमिसिविटी बड़ा होगा बेटा उसका ऑब्जेक्टिविटी बड़ा होगा। तो डायग्राम में गौर से देखो, डायग्राम में देखो बेटा, दोनों ग्राफ इक्वल टाइम में, टाइम इंटरवल दोनों का सेम है, लेकिन ज्यादा टेम्परेचर वाई का गिर गया ना बच्चा, ज्यादा टेम्परेचर वाई में गिर गया ना। जिसका ज्यादा टेम्परेचर गिर गया मतलब वो ज्यादा इमिट किया, ज्यादा इमिट किया, इसका मतलब उसकी इमिसिविटी ज्यादा है, इसका मतलब वाई की इमिसिविटी ज्यादा है बेटा और एक्स की इमिसिविटी कम है। समझ गया? ई वाई मोर देन ई एक्स है ना। एंड किरचॉफ लॉ के अनुसार E इज इक्वल टू अल्फा, जिसको अल्फा तुम बोल रहे थे वहां पे ए लिखा हुआ है, कैपिटल ए, ठीक है। 12 नंबर चलो, 3 ग्राफ्स मार्क्ड 1 2 3। कहता है बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट है ना बच्चा। तो टेम्परेचर से अनुमान लगाओ। बल्ब का टेम्परेचर बेटा सबसे कम, उसके बाद टेम्परेचर वेल्डिंग आर्क का, उसके बाद टेम्परेचर सन का है ना बच्चा, है ना। ऐसे नहीं बोलोगे बेटा। 12 नंबर में, 12 नंबर में टेम्परेचर ऑफ बल्ब से बड़ा टेम्परेचर वेल्डिंग आर्क, उससे बड़ा टेम्परेचर सन का। बोल बच्चा, ये नहीं कहोगे जिसका टेम्परेचर बड़ा होता है बेटा वेंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, उसका लैम्डा कम होता है। इसका मतलब लैम्डा मैक्सिमा वाला बेटा लैम्डा बल्ब बड़ा होगा लैम्डा डब्ल्यू से, और ये बड़ा होगा लैम्डा सन से, है ना बच्चा। तब डायग्राम में देखो, जो 3rd नंबर ग्राफ का लैम्डा सबसे कम है बेटा, है ना। उसके बाद हमारा फिर आएगा किसका? फिर 2 नंबर का आएगा, फिर 1 नंबर का आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछना है। अच्छा तेरा ये पूछना था किसी को, तेरा पता तू पहले, पहले तेरा देख लो। नंबर 13 कहता है स्मॉल पॉन्ड ऑफ डेप्थ 0.5 मीटर इज एक्सपोज्ड टू कोल्ड विंटर एंड आउटसाइड टेम्परेचर 263 केल्विन। देख बेटा पॉन्ड मान लो, आउटसाइड टेम्परेचर 263 केल्विन है ना बेटा। पूरी गहराई ये तुम्हें दिया है कितना? 0.5 मीटर है ना बच्चा। आइस का दिया है थर्मल कंडक्टिविटी, लैटेंट हीट L दिया हुआ है और डेंसिटी हमारा दिया हुआ है भी, ठीक है बच्चा। टेक टेम्परेचर ऑफ पॉन्ड टू बी 273 केल्विन, द टाइम टेकन फॉर द होल पॉन्ड टू फ्रीज अबाउट। कहता है पूरे पॉन्ड को फ्रीज करने में कितना समय लगेगा, ठीक है बच्चा। मान लिया मैंने कि वाई फ्रीज कर चुका, तो देख बेटा अगर ये वाई फ्रीज कर चुका इसका मतलब ऊपर तो बेटा आइस है और नीचे वाटर है, और अगर आइस वाटर है इसका मतलब इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, और अगर इसका 0 है और इसका इतना है तो यहां से हीट फ्लो करेगा किस रेट से? तो कहोगे रेट ऑफ हीट फ्लो होना चाहिए बेटा, ये रेट ऑफ हीट फ्लो होना चाहिए Q इज इक्वल टू के ए बाई वाई, के ए बाई वाई इंटू टेम्परेचर डिफरेंस। तो हो गया बेटा 10 डिग्री सेंटीग्रेड,
0 डिग्री सेंटीग्रेड इज 273 केल्विन, है ना बेटा, और ये हमारा 263, तो डिफरेंस हो गया बेटा 10 का, है ना। अब कहोगे बेटा ये जो Q होगा ये क्या है, ये है बेटा dQ अपॉन dt, है ना। मतलब इस टाइम इंटरवल में इतना हीट बेटा लॉस हो जाएगा, लेकिन जब इतना हीट बेटा लॉस होगा, जैसे ही ये लॉस होगा बेटा यहां से और जमा हो जाएगा, बोलो, इसमें और आइस जम जाएगा बेटा, है ना, और आइस जम जाएगा dy, है ना। तो dq कितना हो गया, dm इंटू एल, dm कितना होगा, तो कहोगे रो इंटू एरिया इंटू थिकनेस dy इंटू एल डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू के ए बाई वाई इंटू 10। इसका मतलब रो ए एल बाई के ए 10 के ए, है ना बच्चा, इंटू वाई डी वाई इज इक्वल टू डी टी, 0 से टाइम t और ये 0 से 0.5 मीटर, ठीक है बच्चा। क्यू कैसे लिखा आपने, क्यू ये वाला क्यू बेटा थर्मल कंडक्शन है बेटा, ये कंडक्शन के लिए क्या कहोगे, टेम्परेचर डिफरेंस बाय थर्मल रेजिस्टेंस, ठीक है बच्चा। और कोई नहीं पूछना किसी को, क्वेश्चन नंबर आर्य को पूछना है 3, आर्य क्वेश्चन नंबर 3 पूछना। अच्छा आवाज कम आ रही है, देखो 3 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है बेटा ए क्लोज्ड क्यूबिकल बॉक्स is made of a perfectly insulating material wall of thickness 8 centimeter. The other for heat to enter or leave of the box is through metallic cylindrical plugs. Each of cross section area दिया है बेटा, है ना, और कहता है प्लग से हीट फ्लो करेगा और कहीं से नहीं, ठीक है बच्चा। ईच प्लग का दिया हुआ है और अंदर बेटा एक एनर्जी का सोर्स भी है 36 कैलोरी पर सेकेंड, है ना। तो कहता है इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ऑफ इनर सरफेस क्या होगा, सिंपल है बच्चा ये तो, देखो कैसे करोगे, क्या कहोगे क्वेश्चन नंबर 3 में कि एक बॉक्स मान लो बेटा, है ना, ठीक है। देखो बच्चा यहां से इस प्लग से एनर्जी आ रही है Q1, है ना बच्चा, इस प्लग से एनर्जी जा रही है Q2, है ना बेटा, और अंदर में सोर्स ऑफ एनर्जी ये भी एनर्जी Q दे रहा है, तो थर्मल अगर इक्विलिब्रियम हो गया बच्चा तो टोटल गेन इक्वल टोटल लॉस। तो गेन यहां से किया देखो Q1, फिर यहां से भी गेन किया Q शुड बी इक्वल टू Q2। अब सबका फॉर्मूला पुट कर दो, टेम्परेचर डिफरेंस बाय थर्मल रेजिस्टेंस, आ जाएगा आंसर, ठीक है बच्चा। एक्सरसाइज 3 डिस्कस करें, वो तो दिया ही था मैंने काम, जो मैंने काम दिया था बेटा वो यहीं तक दिया था, है ना, और यहीं तक करेंगे डिस्कस। अब एक बच्चे का हैंड रेस्ड है, क्या पूछना है भाई इसको, बोलो बेटा, नहीं पूछना है उसको, छोड़ो, ठीक है बेटा, इतना ही दिया था मैंने काम, उतना काम खत्म हो गया, ठीक है, चल बाय। मैं ये लेक्चर अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, जिसका छूट गया होगा वो देख लेगा अपना, ठीक है बच्चा, बाय।